Good morning, class. Today we are going to discuss our next chapter, Era of One Party Dominance. एक दल का भारत राजनीति में प्रभुत्व की एक ही पार्टी ने बहुत सालों तक हमारी राजनीति पर राज किया। अब एरा ऑफ वन पार्टी जो डोमिनेंस है वो आप कह दो कि भारत की आजादी के बाद एक ही पार्टी का लगातार इलेक्शंस में जीतना और क्यों जीतना उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से डेमोक्रेसी के अंदर भी एक वन पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेटेड रेगुलरली। तो अब जो हमारा ये चैप्टर है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो पॉइंट्स हैं उनमें पहला जो पॉइंट है हमारा वो है जी चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि भारत के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस आए थे, क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए थे। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि भारत को बनाना, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ए नेशन, कि नेशन को किस तरीके से बनाया गया। फिर दूसरा हमने चैलेंज जो पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में। तो अब दूसरा जो चैलेंज है उसके बारे में इस चैप्टर में थोड़ा बहुत हम उन चीजों पर रोशनी डालेंगे या उन बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चैलेंजेस बिल्ड करने में कुछ चीजें हमारे सामने थी। पहला था जी डिफिकल्टी सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी परिस्थितियां थी वो डिफिकल्ट थी, क्योंकि जब भारत बॉर्न हुआ तो जैसे भारत आजाद हुआ, व्हेन द इंडिया वाज बॉर्न इन 1947, अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत नाम का एक देश बना। अब जो ये देश था जैसे ये इंडिपेंडेंट हुआ इसने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। पहला चैलेंजेस कि देश को बनाया कैसे जाएगा, उसमें फिर डेमोक्रेसी कैसे लाई जाएगी, लोगों के वेलफेयर की बात भी होगी, एंड लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। एक तो गरीब, पोवर्टी, एंड देन वी हैव इलिटरेसी, देन वी आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे। तो जैसे हमारा देश आजाद होता है उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और इन चैलेंजेस की वजह से अब जैसे भारत आजाद हुआ था उसके इर्द गिर्द बहुत सारे देश आजाद हुए थे, तो हर देश के सामने कुछ न कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे। तो जो भी देश आजाद हुए उन्होंने डेमोक्रेसी को ना अपनाते हुए बहुत सारे देशों ने यह बोला कि हमारे सामने जो पहली बात है वो है देश की यूनिटी, और देश को एकजुट रखने के लिए हमें लगता है कि जो डेमोक्रेटिक जो तरीका है वो गलत है। ये देखो, अनलाइक मैनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिया, अब देखिए जैसे ही भारत आजाद होता है तो भारत के जो लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि भारत के अंदर डेमोक्रेटिक तरीका होना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि भारत गरीब देश है तो हम डेमोक्रेसी को नहीं अपनाते, तो वो कहते यूनिटी के लिए भी हमें भारत के अंदर डेमोक्रेसी लानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये मानते थे कि अगर डेमोक्रेसी आई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी, कि जैसी डेमोक्रेसी आएगी डेमोक्रेसी बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगी। ठीक है, तो अब जो भी देश आजाद हुए इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में, जो ये पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस की बात, अब इसमें जो ये देश थे इन्होंने क्या किया, या तो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी ले आए या उन्होंने डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म कर दी, और वो क्या ले आए, आप कह दो कि ऑटोक्रेटिक रूल ले आए, आर्मी रूल लगा दिया उन्होंने, ताकि उनके देश को आगे बढ़ने का मौका मिले। उन्हें लगता था कि डेमोक्रेसी जो है बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगी, प्लस जो भी ये नए नए देश आजाद हुए, जैसे हम पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान भारत के सामने था, भारत के साथ आजाद हुआ, तो उन्होंने शुरू में ही आर्मी रूल को बढ़ावा दिया। उनके शुरू में ही आर्मी रूल था,
व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना डिसाइडेड टू बिल्ड पाकिस्तान, तो पहला उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक पाथ अपनाया और धीरे धीरे इन्होंने क्या बोला कि पहले नॉन डेमोक्रेटिक तरीका होगा, आर्मी रूल आएगा, आर्मी रूल आने के बाद हम धीरे धीरे डेमोक्रेसी को बढ़ावा देंगे। और एक बार उनके देश में इस तरीके का ऑटोक्रेटिक आर्मी रूल आ गया, उन्होंने बाद में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के मौके तक नहीं दिए लोगों को, पहले वादे किए। लेकिन अब क्या था, इंडिया जो था, इंडिया की बात की, इंडिया ने डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया दूसरे देशों की तरह। तो इंडिया का भी क्या था, इंडिया भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। ठीक है, तो हमारा जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक पाथ अपना लिया। वो कहते कोई बात नहीं, इसमें मुश्किलें हैं, मुश्किलों वाला पाथ ही हम ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे, ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिसमें मुश्किलें हों। तो उन्होंने बहुत सारा मुश्किलों वाला रास्ता अपना लिया और उनके लिए यह था कि अगर कोई और रास्ता अपनाते तो भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके खिलाफ ये उनकी विचारधारा हो जाती, क्योंकि भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल, भारत ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें भी डेमोक्रेसी थी, उसमें भी सब लोगों को शामिल किया, सबको उसका रास्ता दिया, सारे लोग उस लड़ाई में शामिल हुए। तो भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो भी इस तरीके से चली थी। तो हमारे लीडर्स को ये पता था कि जो इंडिया की पॉलिटिक्स है उसके अंदर डेमोक्रेसी बहुत बड़ा एलिमेंट है और जरूरी है डेमोक्रेसी का होना, ताकि इतने बड़े देश में लोगों को बहुत सारी फ्रीडम्स मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा गरीब देश जो बहुत सारी मुश्किलों में आजाद हुआ है, ऐसे देश में हमारे लीडर्स ने बहुत डिफिकल्ट पाथ को चुना। अब हमारे लीडर्स जो थे उन्होंने आगे चल के ये चीज देखी कि जो राजनीति है, हमारी पॉलिटिक्स जो है, वो कोई समस्या नहीं है, बल्कि उन्हें क्या लगा कि ये बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। तो उन्हें लगा कि अगर हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी आती है तो बहुत सारी समस्याएं हम मिलजुल कर सॉल्व कर लेंगे। तो उन्हें लगा कि जो पॉलिटिक्स है वो बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है और उन्होंने इसके लिए यही तरीका अख्तियार किया। उन्होंने हर तरीके से डेमोक्रेसी को अपनाया, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया और बहुत सारे लोग थे जो शायद उन्हें लगता था कि हमें और तरीका अपनाना चाहिए भारत को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे उनके सामने, लेकिन उन्होंने इसी तरीके को कि भारत की जो राजनीति होगी उसमें डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी लोगों को आगे बढ़ने का मौका देगी और लोग अपने तरीके से समस्याओं को सुलझा पाएंगे। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी है। कंपटीशन और पावर, दो चीजें डेमोक्रेसी में होती हैं। कंपटीशन भी दिखेगा आपको, क्योंकि लोग कंपीट करते हैं सत्ता के लिए और फिर उनके हाथ में पावर आ जाती है और अपनी पावर से वो सरकार को चलाते हैं। और ये जो पर्पज है, ठीक है, जो चीजें ये दिखती है कंपटीशन और पावर जो है, जो हमारी राजनीति में है, वो पर्पज है किसका, पॉलिटिकल एक्टिविटी का, कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में सत्ता और हम कह दें कि कंपटीशन। ठीक है, और यही दो चीजें लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते। लोग जो चाहते हैं सरकार से वो इसीलिए पूरा हो पाता क्योंकि हमारी राजनीति डेमोक्रेसी से चलती है और डेमोक्रेसी लोगों की सब भावनाओं को पूरा करती है। अगर डेमोक्रेटिक तरीका नहीं होता तो शायद भारत आज इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तो डेमोक्रेसी हर समस्या का समाधान था। अब है कि हमारी जो चैलेंजेस हैं किसके अंदर, डेमोक्रेसी को बिल्ड करने में। अब उनमें अगर हम देखें तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि भारत
का आपने कॉन्स्टिट्यूशन 11th में पढ़ा होगा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 1946 में अपनाया, 1949 में हमने, 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, 1949 आते आते कब, नवंबर 1949 में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, और जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, हमेशा याद रखिएगा एक डेट, 24 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। 24 जनवरी 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। इसके अंदर जो लिखी हुई बातें वो सबने मानने की बात कही, ठीक है। तो शुरू में जब भारत आजाद हुआ 26 जनवरी 1947 को, तो जो पहली सरकार बनी वो जी अंतरिम सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई सरकार जो अंतरिम सरकार कहलाती थी, जिसके लोगों के लिए चुने गए, लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि लोगों को पहले सरकारों के बारे में नहीं पता था। अब क्या हुआ जी, अब जैसी पहली सरकार चुनी गई तो अब यह था कि सरकार चुन दी गई है, सरकार अपने प्लेस पर आ गई है, तो अब कि अंतरिम सरकार कुछ समय बाद अपना काम करना बंद कर देगी, तो इसकी वजह से नई सरकार जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार है उससे चुना जाएगा। कुछ समय बाद तो बनानी पड़ेगी, एक बार तो अंतरिम सरकार चल रही है, लेकिन अंतिम सरकार कल को डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार में बदलेगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला, तो हमें कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाने होंगे जिससे हम एक इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें, लोगों को एक अधिकार दे सके राइट टू वोट का। तो राइट टू वोट को डाला गया, फिर इलेक्शन कमीशन को बनाया गया, ठीक है। तो ऐसी मशीनरी बनाई गई जो देश के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगी। अब उस मशीनरी को, ठीक है, जैसे ही प्लेस में लाया गया, उसके कुछ सालों बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। तो हमने ये बोल दिया, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अब देखिए कि इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन की, पहले इलेक्शन की बात आ गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाएगा, उनकी देखरेख करेगा, उनके तौर तरीके बताएगा, किस तरीके से इलेक्शन होंगे, कब इलेक्शन होंगे। तो कुछ आर्टिकल्स इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखे हुए हैं। अब क्या है जी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना जनवरी 1950 में, आपको डेट बता देता हूं, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बनाया गया। अब इलेक्शन कमीशन जो था, अब उसको बना दिया गया। पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो जी थे कौन, सुकुमार सेन। अब उन्हें पहला इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। सुकुमार सेन जैसे इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं तो 1950 में इलेक्शन घोषणा कर दी जाती है। तो पहले जो जनवरी 1950 में हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने सुकुमार सेन, पहले इलेक्शन कमिश्नर, इन्होंने इलेक्शन की घोषणा की। हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। आज भारत के अंदर ये याद रखिएगा कि एक इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी और दो इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन तीनों की जो पावर है एक समान होती है। तो आज भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजीव कुमार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है, जिनका कार्यकाल या तो हम कह दो कि 65 ईयर्स या 6 ईयर्स, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो अपना जो वर्किंग है
जो उनका कार्यकाल है वो एंड हो जाएगा, एंड ऑफ हिज अथॉरिटी, या इलेक्शन कमिश्नर जो है रिटायर हो जाएगा आफ्टर 6 years और 65, फिर दोनों में से जो भी पहले होगा वो रिटायरमेंट लेगा। अब जैसे इलेक्शन कमिश्नर बने पहले, अब उन्हें ये काम दे दिया गया कि ठीक है भाई, भारत के अंदर इलेक्शन करवाओ, इतना बड़ा देश है। अब इलेक्शन कमिश्नर ने पहले क्या किया कि भारत में डीलिमिटेशन कमिश्नर, इतना बड़ा देश, उसमें इलेक्शन करवाने, जो हमारा ये सेकंड पॉइंट है, डीलिमिटेशन प्रोसेस। अब जो आपका ये डीलिमिटेशन कमीशन होता है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके काम करता है। इसको डीलिमिटेशन जो कमीशन है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाता है। ये क्या है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके काम करता है। इसका कार्यकाल भी वही, जब इलेक्शन शुरू होते हैं उससे पहले कुछ टाइम पहले इसको इलेक्ट किया जाता है, और इलेक्शन के बाद ये डिसॉल्व हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता। इसका काम होता है नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना और बाउंड्रीज को बनाना, वर्क विद द कोलैबोरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाउंड्रीज बनाना, बाउंड्रीज डिक्लेयर करना, डीलिमिट करना बाउंड्रीज को। तो जितनी भी इलेक्टोरल बाउंड्रीज थी उनको डिक्लेयर करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना कि भारत में कितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होंगे। अब था जी अगला काम किसका, इलेक्शन कमीशन का, कि जो भारत के अंदर इलेक्टोरल रोल्स बने थे, मतलब हमारे जो नाम है वोटर लिस्ट के अंदर चढ़े, जो वोटर लिस्ट के अंदर डिक्लेयर किए गए नेम्स, उनको दोबारा से देखना। तो इन्होंने क्या बोला कि हम इलिजिबल जो वोटर है उनके नेम इलेक्टोरल, क्योंकि उस समय मैं आपको बता दूं 21 एज थी वोट डालने की, लीगल एज ऑफ वोटिंग इज 21 ईयर्स, और ये एज 1989 तक 21 ईयर्स रही थी, उसके बाद ये 18 ईयर्स हो गई थी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने इलेक्टोरल रोल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया कि कितने लोगों के नाम अंदर आएंगे, इलेक्टोरल रोल्स कैसे बनेंगे, किसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब भाई जब पहली लिस्ट तैयार हुई तो उसमें 40 लाख वीमेन का नेम जो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैसे, राम कुमार की वाइफ, सन ऑफ राम कुमार, वाइफ ऑफ राम कुमार, डॉटर ऑफ राम कुमार, उनके नाम नहीं आए, तो वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ ये लिस्ट कर दिया गया उसमें कि ये उसकी वाइफ, ये उसकी वाइफ, ये उसका बेटा, ये उसकी बेटी। तो इस तरीके से प्रॉपरली पता नहीं लग पा रहा था कि किसकी वाइफ है, किसकी बेटी है, किसका बेटा है। तो अब क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उन एंट्रीज को, जिसको ये काम दिया था इलेक्टोरल रोल बनाने का, उन्होंने जब ये एंट्रीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो 1950 में बना था सुकुमार सेन को भेजी, उन्होंने एंट्रीज रिफ्यूज कर दी मानने से, और उसी एजेंसी को बोला कि इसी लिस्ट को दोबारा से रिवाइज करो, दोबारा से देखो, जांचो, परखो, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो उनके नाम हटाकर नए नाम इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब पहली बार जनरल इलेक्शन के लिए जो वोटर लिस्ट थी बनाना बहुत बड़ा काम था, क्योंकि इतने लाख लोग थे, ठीक है। तो अब क्या, और इतने बड़े इलेक्शंस आज तक नहीं हुए थे कि इतने लोगों को वोटिंग करवाना, और इवन भारत के अंदर थोड़ी सी समस्याएं थी। अब क्या जी, और उस समय पर जब भारत आजाद हुआ था, पहले इलेक्शन हो रहे थे, तो 17 करोड़ लोग थे वोट डालने के लिए, कि उनको वोट डालने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर कभी भी इतने ज्यादा लोगों ने कभी भी वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया था, राइट टू वोट का यूज नहीं किया था। अब क्या हुआ जी, 17 करोड़ लोग थे,
और उन्हें 3200 3200 एमएलए इलेक्ट करने थे। अब ये देखो यहां लिखा ममोथ एक्सरसाइज कि बहुत बड़ा टास्क है भाई। 17 करोड़ इलिजिबल वोटर्स हैं, वो 3200 एमएलए को इलेक्ट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट टाइम लोकसभा की 489 सीट्स थी। 1952 के इलेक्शन में कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम बोलेंगे जी 489 लोकसभा मेंबर्स को इलेक्ट करना था। तो सीट पहले लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1952 में 489 सीट्स थी। तो सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगभग 3 लाख ऑफिसर्स को पहले ट्रेनिंग दी और उन्हें गांव गांव भेजा, शहर शहर भेजा कि लोगों को बताया जाए कि इलेक्शंस कैसे होंगे, आपको वोट कैसे डालना है। और जो वो बॉक्स मिलेंगे, लगभग हम कहते हैं कि बहुत बड़े बॉक्स होते थे, अब उनमें किस तरीके से जो वो उन्हें पेपर मिलेगा, जैसे ये इधर हमने फोटोज देख रहे हैं, ठीक है, ये रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी। अब 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन कर दिया, उन्हें गांव गांव शहर शहर भेजा गया कि लोगों को बताओ कि इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और किस तरीके से आपको वोट डालना है, किस तरीके से जो वोटिंग वाली आपको स्लिप मिलेगी उसके ऊपर निशान कैसे लगाना है। कि स्वास्तिक का निशान होता था, जो हम गणेश जी की फोटो पर स्वास्तिक का निशान देखते हैं, वैसा सा निशान होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब वो वाला निशान, अगर मैं ऐसे बताऊं कि ऐसे करके निशान होता है, तो वो वाला निशान जो होता है उसके लिए इनको हर चीज की ट्रेनिंग दी गई और फिर इन्हें लोगों को समझाना था। क्योंकि सीधी सी बात है, शुरू में जब भारत में इलेक्शन हुए थे तो बहुत सारे लोग अनपढ़ थे, उन्हें नहीं पता था व्हाट इज इलेक्शन, उनके लिए हर चीज नई थी। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये चीज दिखानी थी। अब भारत के अंदर पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं, तो अब हम कहें कि फर्स्ट इलेक्शन जो थे, कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन अपने आप में भारत जैसे गरीब देश के लिए और इलिटरेट कंट्री के लिए, एक तो पुअर और इलिटरेट कंट्री के लिए अपने आप में अनयूजुअल थे। क्योंकि कभी भी इतने गरीब देश में इलेक्शन नहीं हुए, तो अलग सी बात थी इनमें, ठीक है। और आज तक जो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे, अगर हम बोलें कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है आज तक, कि हमारे भारत में पहले इलेक्शन हो रहे हैं, तो आज तक जिन देशों में इलेक्शन हुए थे वो सिर्फ धनवान प्रॉस्पेरस कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में, जो बहुत ज्यादा रिच कंट्रीज थे वहां हुए थे। यूरोप में कह दो, चाहे आप अमेरिका में कह दो, वहां हुए थे, ठीक है, जहां पर हर कोई पढ़ा लिखा था या जिन्हें इलेक्शंस के बारे में पता था। अब अब तक जब भारत में इलेक्शन हुए तब तक यूरोप के अंदर वोटिंग राइट सिर्फ कुछ लोगों को मिला हुआ था, कि सिर्फ आदमियों को वोटिंग राइट दिया गया था 1950s तक, औरतों को राइट नहीं था। लेकिन भारत में जैसे ही इलेक्शन हुए पहले, तो वो इलेक्शंस भाई साहब हम कह दें कि आप कह दो कि फर्स्ट इलेक्शन जो भारत में हो रहे हैं वो आप कह दो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से हो रहे थे। कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर एक चीज बड़ी मेन थी, हमारा जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 का, उसमें एक चीज मेन थी, वो था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से। और भारत के लिए ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नया था, क्योंकि आज तक यूरोप ने भी नहीं किया था ये। तो जो अमीर देश से भारत से पहले आजाद हुए थे, पहले बने थे, बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, वहां भी नहीं हुआ। तो भारत के लिए ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नया था, ठीक है। और इवन ये जो एक्सपेरिमेंट था ये अपने आप में बोल्ड और रिस्की था। इसलिए थोड़ी सी बातें जो मैं अलग से बता रहा हूं आपको, कि इंडिया के एक एडिटर थे, उन्होंने इन इलेक्शन को, कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे दुनिया का सबसे बड़ा जुआ बोला।
इस इतिहास का सबसे बड़ा कि भारत के अंदर इलेक्शन होंगे और वो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ होंगे। और एक तरीके से ये जुआ भारत को बहुत भारी पड़ेगा, सीधी सी बात। और फिर ऑर्गेनाइजर मैगजीन के एक एडिटर थे, ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन थी, उसके लोगों ने फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में लोग ये बोल रहे हैं कि भारत में फर्स्ट जनरल इलेक्शन तो हो रहे हैं। अब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बोला कि जवाहरलाल नेहरू भारत में जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है उसको देखकर रोएंगे, ठीक है। वो ये बोलेंगे कि भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला जो एक्सपेरिमेंट वो फेल रहा, कि पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने लागू करवाया, तो वो इस चीज को कन्फेस करेंगे भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चल नहीं पाया। अब इंडियन सिविल सर्विसेज जो थी आईसीएस, उसके एक मेंबर थे, उन्होंने बोला कि आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, वो इन लोगों को देखकर, जो लोग ये चीज करवा रहे हैं उन्हें देखकर अचंबा होगा उन्हें कि भारत में कैसे जनरल इलेक्शन हो गए, उन्हें अचंबा होगा और वो इस डिसीजन पर हंसेंगे कि भारत में जो इलेक्शन का जो प्रोपेगेंडा था, जो तरीका था, वो गलत था और उस पर मजाक बनाएंगे। ये आईसीएस के एक जो सिविल सर्वेंट थे उन्होंने ये चीज बोली कि जवाहरलाल नेहरू की बातों पर लोगों को अचंबा भी होगा, ठीक है, और ये भी बोलेंगे कि पहली बार अनपढ़ लोगों से वोट करवाकर उन्होंने सबसे बुरा डिसीजन था उनका। अब जी पहले जनरल इलेक्शन आ गए, अक्टूबर 1951 में चालू हुए, ठीक है। उससे पहले कई बार पोस्टपोन्ड हो गए इलेक्शन, क्यों? या तो वोटिंग लिस्ट नहीं तैयार हो पाई, लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे पाए, ठीक है। अब फाइनली ये इलेक्शन जो है कि अक्टूबर 1951 में चालू है, उससे पहले, क्योंकि 1950 में, जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन बन गया था, उसने वोटिंग लिस्ट बनानी तैयार कर दी, तो 1950 से 51 के बीच में कई बार, मतलब 2 बार ही कह दो आप, 2 बार तो कैंसिल हो गए, लेकिन फाइनली अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक भारत में इलेक्शन करवाए गए। तो इसलिए इन इलेक्शंस को 1952 के जनरल इलेक्शन बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर ये जो इलेक्शंस थे वो जनवरी 1952 में भारत के बहुत सारे पार्ट्स में थे, तो 1952 के जनरल इलेक्शन इन्हें नाम दिया जाता है। और लगभग 6 महीने लग गए वोटिंग के लिए, कंटेस्ट के लिए, राइट टू कंटेस्ट यूज करने के लिए, और कह दो कि इसकी कैंपेनिंग के लिए, कि इलेक्शन की कैंपेनिंग, पोलिंग कह दो, काउंटिंग कह दो, तो एक तरीके से इलेक्शन पूरा करने में इन्हें लगभग 6 महीने लगे। तो गाइस आज इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई एम होपफुल कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट जनरल इलेक्शन से शुरू करेंगे जहां पर हमने खत्म किया है। थैंक यू सो मच, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।